सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक कुछ फोर्स के बारे में। फिर उसके बाद में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल फोर्सेस जो चार थे, उसमें से ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में स्टडी की थी। आज हम बाकी के जो रिमेनिंग फोर्सेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा सेकंड फोर्स था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब देखिए, इसमें आपको कुछ अलग से नहीं तैयार करना है। हमको ये देखना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो मास डिपेंडेंट था, ये फोर्स चार्ज डिपेंडेंट है। तो जहां भी उस फोर्स में हमने मास वर्ड यूज किया था उसकी जगह में आपको चार्ज यूज करना है। क्या थी डेफिनेशन? अगर हम डिस्कस करें तो वैसे तो आपको रटना ही नहीं है डेफिनेशन, फिर से हम हाउ टू मेक डेफिनेशंस पुराने कंसेप्ट पे जाएंगे। फिर से वही प्रोसेस, यहां m1 m2 लेते थे, उसकी जगह में क्या आ गया q1 q2। बीच की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज r। तो क्या हो जाएगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इन दोनों को मिला दे हम तो f प्रोपोर्शनल टू q1 q2 बाई r स्क्वायर। सो डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। q क्या है, चार्ज, product of the charges, and it is inversely proportional to square of the distance between them. Let's see. Electrostatic force is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of the distance between them. ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक चीज हमें याद रखनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ चार्ज पार्टिकल पे लगता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हर किसी पे लगेगा। जिसके पास भी मास है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। क्वेश्चन आता है कि क्या सर ये चार्ज पार्टिकल्स पे लगता है? अब चार्ज पार्टिकल्स तो आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, दो ही चार्ज पार्टिकल हमारे पास अभी फिलहाल। तो क्या इन पे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास भी मास है और प्रोटॉन के पास भी मास है, तो उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही, बट उसके अलावा भी एक फोर्स लगेगा जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्योंकि हम जानते हैं चार्जेस हमारे दो टाइप के होते हैं, डेरिवेशन हम अभी सीख लेंगे। चार्जेस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आपको ये भी पता है कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आएंगे पास में तो उनमें रिपल्जन होता है, नेगेटिव नेगेटिव आएंगे तो रिपल्जन होता है। मींस सेम टाइप के चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कंसेप्ट भी हमको थोड़ा दिमाग में रखना है। तो देखते हैं आगे, यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जो हमने लिखा है के को कहते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। फिर से बात आती है कि सर ये यूनिट, ये वैल्यूज कहां से हम लेके आते हैं? तो वैल्यूज बाय द एक्सपेरिमेंट निकाली जाती है। और यूनिट आपको मैं बताऊंगा कि हम कैसे बनाएंगे, आपको कुछ रटना नहीं है यूनिट में, ठीक है? तो चलो देखते हैं आगे। अब देखिए, बाय द एक्सपेरिमेंट में ये भी फाइंड किया गया था कि के की जो इक्वेशन है वो 4πε0, इसको हम एप्सिलॉन कहते हैं, कोई कोई एप्सिलॉन भी कहता है। ये है क्या? तो इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट होगी कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो भी के की यूनिट है उसको उल्टा कर दो तो इसकी यूनिट आ गई। यहाँ पे 1 अपॉन जो 4 पाई है, 4 नंबर है, पाई कांस्टेंट है, आप जानते ही हैं। अगर हम इसमें
वैल्यूज डालेंगे 1/4, पाई की वैल्यू डालो, एप्सिलॉन जीरो की ये वैल्यू डालो, तो के की ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब हम अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे आए तो इट इज बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। देखिए, इट इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ। क्यों दोनों है? हमने अभी भी थोड़ी देर पहले ये बात डिस्कस की थी कि जो चार्जेस हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर मान लिया यहाँ पे हमारे पास दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो जो फोर्स है वो रिपल्सिव होगा, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तब भी क्या होगा? फोर्स रिपल्सिव होगा। लेकिन अगर अपोजिट है, मान लिया एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो फोर्स का जो टाइप है वो अट्रैक्टिव हो जाता है। तो इट इज attractive and repulsive both. It is also long range force. It is long range force. ठीक है, आई होप कि आपको पता चल गया होगा। जैसे हमारा ये था लॉन्ग रेंज, वैसे ही जैसा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग होता है। हमने सीखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बारे में हम फर्दर 12th में फिर से पढ़ेंगे। हमारे फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में काफी कुछ डिटेल में आएगा, तब हम और ज्यादा जानेंगे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो थर्ड फोर्स था वो था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स समझने से पहले कुछ बातें समझना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस में लगता है। तो बात ये आती कि न्यूक्लियस में कौन रहता है? वैसे ही जैसे कि आपके टूथपेस्ट में कौन रहता है, वैसे ही न्यूक्लियस में कौन रहता है। तो जो हम जानते हैं अभी इस स्टेज पे, उस हिसाब से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस में रहते हैं तो उनको हम न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? न्यूक्लियॉन। क्यों सर न्यूक्लियॉन? ये उसी तरह है जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडियंस, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो ऑस्ट्रेलियन, वैसे ही जो न्यूक्लियस में रहता है वो न्यूक्लियॉन। तो आपको ये समझना है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर लगता है। याद रखना, मैं एटम नहीं कह रहा हूं, एटम अलग हो गया। एटम तो तब बनेगा जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन यहां सिर्फ न्यूक्लियस की बात हो रही है। तो न्यूक्लियस में जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसका मतलब है कि force that exists between neutrons, protons, और we can say between neutron and proton। वो फोर्स जो न्यूट्रॉन्स के बीच में लगे या फिर प्रोटॉन्स के बीच में लगे, या फिर हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगे, उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सिंपल। देखते हैं, लिखा है देखिए, फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू प्रोटॉन्स or two neutrons or between neutron and proton is called strong nuclear force। सो एक चीज और हम कह सकते हैं, अगर हमको एक लाइन में डिफाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं? द फोर्स एग्जिस्ट ऑन न्यूक्लियॉन्स। द फोर्स एग्जिस्ट ऑन न्यूक्लियॉन्स। वो फोर्स जो न्यूक्लियॉन में मिलता है या लगता है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्योंकि न्यूक्लियॉन मतलब जो न्यूक्लियस में रहता है। अब देखिए, इस फोर्स को हम क्वार्क फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर और भी पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिनको हम कलेक्टिवली क्वार्क्स कहते हैं। तो हम इस फोर्स को क्वार्क फोर्स भी कहते हैं। इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। अब देखिए, इसका नाम ही लिखा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसका मतलब है कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हमारे चारों फोर्सेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखते हैं, लिखा है इसकी कैरेक्टरिस्टिक में, इट इज 100 टाइम्स, कितना? 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन, इट इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग है दैट मीन्स कि ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। इट इज शॉर्ट रेंज, क्योंकि हमको पता है न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, तो इसीलिए ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स हम चौथे फोर्स पे आते हैं। चौथा फोर्स है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, तो इसके बारे में समझने के लिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम। बहुत ज्यादा कुछ डिटेल में है नहीं, जो भी और डिटेल में बातें हैं वो हम आगे देखेंगे, आगे मतलब इन नेक्स्ट लेक्चर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, तो आपको पता होगा कि न्यूक्लियर रिएक्शंस लाइक बीटा डीके होता है जैसे, है ना, ऐसी ही बहुत सारी जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उनमें ये फोर्स लगता है, उनमें ये फोर्स आता है। ठीक है, तो ऐसी ही कोई रिएक्शन है न्यूक्लियर रिएक्शन, हमने मान लिया फॉर एग्जांपल बीटा डीके, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, एमिशन, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, साथ में न्यूट्रिनो निकलता है। न्यूट्रिनो न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रिनो, ध्यान से देखिए यहां पे, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो एक एंटी पार्टिकल है। न्यूक्लियस में हमारे यहाँ और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, है ना, सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नहीं, बट बेसिकली हम यही जानते हैं, तो उसी से रिलेटेड बातें करते हैं। बट एंटी पार्टिकल्स हैं, बहुत कुछ है, तो उसी में से एक है न्यूट्रिनो। तो इस न्यूट्रिनो और अदर पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या लिखा है, दिस फोर्स एराइजेस ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ neutrino with other particles in nuclear process। क्लियर है, एक बार मैं फिर से आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, दिस फोर्स एराइजेस ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रिनो, with other particles in nuclear process। तो बात ये आती है कि न्यूक्लियर प्रोसेस कौन सी, तो न्यूक्लियर प्रोसेस वही जो अभी बताया था, न्यूक्लियर रिएक्शन। तो उसमें न्यूट्रिनो जो अदर पार्टिकल्स के साथ में इंटरेक्ट करता है और उसमें फोर्स लगता है, उसको हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब देखिए, इट इज ऑल्सो शॉर्ट रेंज फोर्स। अच्छा, एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि इसमें वीक न्यूक्लियर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये सबसे ज्यादा वीक है ना, ये फोर्स वीक जरूर है बट ग्रेविटेशनल फोर्स से तो स्ट्रांग है। देखिए, इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। बाकी सारे फोर्सेस से ये कमजोर है बट ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि चारों फोर्सेस में सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स कौन सा है, सबसे वीक फोर्स कौन सा है, तो आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। चारों फोर्सेस में सबसे ज्यादा वीक है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर से एक क्वेश्चन बनता है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज द weakest force among all four forces। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर।